हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। एनसीईआरटी एसएसटी की आपकी जो सीरीज़ स्टार्ट की है सीटेट पेपर के लिए, आज उसका चैप्टर 2 है। पहला हमने करा दिया था और बताया था कि हर चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइजेज हैं उनसे सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस उठकर आते हैं, बनकर आते हैं। ठीक है, तो उन एक्सरसाइजेस को भी आप लोग कर लीजिएगा। पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, तो उसको आप ज्वाइन ज़रूर करिए। ओके, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप लोग जब शेयर करेंगे, व्यूज़ आएंगे, उसके बाद ही मोटिवेशन मिलता है अच्छा सा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेकंड चैप्टर आपका है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। कल आपने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें ये देखा था कि कई साल पहले अगर हम अतीत के बारे में जानते हैं तो हम किस तरह से जानते हैं कि कहाँ से गेहूँ उगाए गए थे, कहाँ पर चावल उगाए गए थे, कैसे वो यात्राएं करते थे, किस तरह का उनका जीवन था, कहाँ वो निवास करते थे। ये सारी चीज़ें हम लोग जो कल क्लास ली थी उसमें समझ चुके हैं। ठीक है, तो उसमें ही एक ये चीज़ भी आई थी कि आखेटक जो है वो करते थे, क्योंकि उनके पास खाने का एक ही ऑप्शन था, या तो वो जंगल पर पेड़ पौधे फल फूल पर ही निर्भर रहते थे, या वो आखेटक यानी कि शिकार करते थे। ठीक है, तो आज उस तरह की जो कल आपने पढ़ा था उसी तरह की आज यहाँ पर आगे की डिस्कशन होगा। ओके, तो यहाँ पर तुषार की बात हो रही है कि तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। तो अब क्या है कि जो सफ़र करना है वो बहुत आसान हो गया है। आपको कहीं भी जाना होता है, आपको ईजिली ट्रांसपोर्ट मिल जाता है, चाहे वो रेल हो, बस हो, ठीक है, बाइक हो, कार हो, या जो भी जहाँ जैसे भी आप जाना चाहते हैं वो मिल जाता है। लेकिन जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो अतीत में लोग रहे हैं, उनके पास यात्रा करने के लिए इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। ओके, तब उस समय वो लोग किस तरह से यात्रा करते थे, किस तरह से उनका जीवन था, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, देखिए, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। अभी तो क्या है कि हमारे रिश्तेदार इधर काफ़ी दूर दूर होते हैं तो उनसे मिलने जाते हैं, बट पहले इतनी ज़्यादा आबादी नहीं थी, इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, तो वो क्यों घूमते थे उसके बारे में बात करते हैं। कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आखेटक खाद्य संग्रह। क्योंकि पुराने ज़माने के लोग सिर्फ आखेटक यानी कि शिकार करने के लिए और खाद्य यानी कि भोजन के लिए ही यात्राएं किया करते थे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई कि वो शिकार के लिए और भोजन के लिए यात्राएं करते थे। भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। उनका मेन मोटिव क्या था उस समय? ना कृषि था, ना पशुपालन था। उनका मेन मोटिव था कि किसी तरह वो अपना जीवन यापन कर पाएँ, किसी तरह वो जीवित रह पाएँ। और जीवित रहने के लिए आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए भोजन होता है और पानी होता है। ओके, आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल दाने, पौधे पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। तो अभी दो मेन कारण आपने यहाँ पर देखे कि वो भोजन के लिए और शिकार के लिए करते थे, लेकिन कुछ और कारण हैं वो देख लेते हैं। कि पहला कारण है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के जो पौधे फल और जानवर थे उनको समाप्त कर देते थे खाकर। ठीक है, क्योंकि उनका मेन मोटिव भोजन ही था। ओके, तो पहला कारण क्या हो गया कि जहाँ पर वो ज़्यादा दिनों तक रहते थे वहाँ के जो नेचर है, वहाँ का जो वनस्पति है, फल फूल है, उनको खा लेते थे, समाप्त हो जाते थे, जिसकी वजह से उनको दूसरी जगह पर यात्रा करनी होती थी। ओके, ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है कि शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। आप जानते हैं ना कि जो जानवर होते हैं वो भी अपना पलायन इसी आधार पर करते हैं कि जहाँ पर उनको भोजन मिलता है वो उसी जगह पर रहते हैं। जब जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, उसी तरह उनका शिकार करने के लिए जो लोग थे पुराने ज़माने में, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जानवरों का शिकार करने के लिए उनका पीछा करते थे। ओके, तो पहला कारण और दूसरा कारण, ये दोनों ही कारण आप समझ चुके होंगे। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है कि पेड़ों और पौधों के फल मूल अलग अलग मौसम में आते हैं। आपने देखा होगा किसी मौसम में कहीं पर कोई फसल अच्छी हो रही है तो दूसरी जगह पर वो फसल नहीं हो रही है। ओके, तीसरी जगह पर वो फसल अच्छी हो रही है, चौथी जगह पर नहीं हो रही। यानी कि मौसम के अनुसार कृषि है, तो मौसम के अनुसार ही वो अपना पलायन इधर से उधर करते थे। ओके, तीसरा कारण ये हो गया मौसम। चौथा कारण है कि पानी के बिना भी किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता था। और पानी भी आप जानते हैं कि झीलों, झरनों और नदियों से ही मिलता है। तो कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर जब बारिश होती है वहाँ पर नदियाँ, झील, झरने होते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश समाप्त हो जाती है वहाँ पर जो नदियाँ, झील, झरने हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं।
तो जब बारिश होती है, जहाँ पर नदियाँ, झील, झरने हैं, वहाँ पर वो रहते थे, और जैसे ही वो वहाँ पर सूखा पड़ जाता था तो वो पानी की तलाश में दूसरी जगह जाते थे जहाँ पर पानी की आवश्यकता, जहाँ पर उनकी पानी की उपलब्धता होती है। ठीक है, तो ये 4 कारण आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो हमने कल देखा था कि इतिहासकार और पुरातत्वविद, ये 2 लोग ऐसे होते हैं जो हमें इतिहास के बारे में और जो मतलब लोग होते रहे हैं पिछले अतीत में हमारे, उनके बारे में बताते हैं। ठीक है, देखिए पुरातत्वविद क्या होते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। ठीक है, कि कोई जानवर जा रहा है, उसको मारने के लिए पहले लकड़ियाँ फेंकी, फिर उन्होंने पत्थर फेंके, फिर उनकी जब हड्डियाँ हो गई तो उन हड्डियों से भी नुकीले हथियार तैयार किए जो और ज़्यादा शिकार करने में उनके काम आए। ठीक है, इनमें से पत्थरों और औजार आज भी बचे हुए हैं। जब वो खुदाई में मिल जाते हैं तब हम जो पुरातत्वविद होते हैं वो पता लगाते हैं ये कितने हज़ार साल पुराना है, जिससे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। ओके, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों तथा मांस को काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता है। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते हैं। कुछ औजारों में लकड़ियां काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। जब वो एक जगह रहते थे, एक जगह पर आपने देखा था, कल ही हमने जब पढ़ाया है कि लोग कहाँ रहते हैं, नर्मदा नदी के तट पर स्टार्टिंग में रहना उन्होंने स्टार्ट किया था। तो वहाँ पर रहने के लिए, पानी और तूफान से बचने के लिए उन्होंने धीरे धीरे झोपड़ियाँ बनाना भी शुरू कर दिया। ओके, तो इतना आप समझ गए होंगे। देखिए, पत्थर के औजार का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों का खोदने के लिए किया जाता था और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों के सिलने के लिए किया जाता था। तो ये दोनों ही चीज़ें आप यहाँ पर समझ गए होंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर लिखा है रहने की जगह निर्धारित करना। तो वो लोग किस तरह अपने रहने की जगह निर्धारित करते थे वो देखते हैं कि लाल त्रिकोण वाले जो स्थान हैं वे पुरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में यहाँ पर कुछ ही स्थान दिखाए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। कई क्या, यहाँ पर मोस्टली जो पुरा स्थल है वो नदी और झीलों के ही किनारे पाए गए हैं। तो मानचित्र को देख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए यहाँ पर संकेत कि जो ट्रायंगल बना है रेड कलर का वो पुरा पाषाणिक पुरा स्थल है, और जो स्क्वायर है ब्लू वो नवपाषाणिक पुरा स्थल है, ग्रीन वाला महापाषाणिक पुरा स्थल, और आरंभिक गांव डायमंड एंड स्टार जो है वो आधुनिक नगर है। ओके, तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो पहला देखिए बुर्ज जो रेड वाला है पुरा पाषाणिक पुरा स्थल, जैसे भीमबेटका हो गया, हुंसकी हो गया, कुरनूल गुफाएं हो गई। ठीक है, अब नवपाषाणिक में आपका हल्लूर है, पयमपल्ली है, ओके, कोल्डी हवा है, मेहरगढ़ है, ठीक है, महागड़ा है यहाँ पर, और दावजली हेडिंग है, चिरांद है, बुरझूम है, मेहरगढ़ है। ठीक है, तो ये सारे आपके नवपाषाणिक काल हो गए। ओके, ये आधुनिक नगर जैसे कि कोलकाता है, मुंबई है, ये आधुनिक नगर की श्रेणी में आते हैं। नदियों के बारे में कल हमने काफ़ी अच्छे डिटेल में बताया था। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है प्लीज़ जाकर पहली क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो ग्रीन वाला क्या था आपका महापाषाणिक पुरा स्थल, तो जैसे ब्रह्मगिरी है, आदि चंदलूर है। ओके, तो ये मानचित्र देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। ठीक है, भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, भीमबेटका कहाँ है, आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस पुरास्थल में गुफाएं और कंदराएं मिली हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सी है, भीमबेटका। लोग इन गुफाओं में इसीलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पैरा है इसको अच्छे से देख लीजिए कि भीमबेटका में गुफाएं और कंदराएं मिली जहाँ पर लोग बारिश, धूप और हवा से बचने के लिए रहते थे, और ये नर्मदा घाटी के पास थी। ठीक है, शैल चित्रकला देखते हैं। इनमें से इनसे हमें क्या पता चलता है, तो ये एक शैल चित्र है। आप देख सकते हैं कि ये एक जानवर है और ये एक व्यक्ति है जो कि इसका शिकार कर रहा है। ठीक है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो चित्र हैं गुफाओं में, जो चित्र हैं वो कहाँ मिले हैं, तो मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हिरण जैसा बना हुआ है और ये व्यक्ति उसका शिकार कर रहा है। ओके,
देख लीजिए, ये गुफा है। आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ये आपका जो चैप्टर है। पूरा स्थल देखते हैं क्या होता है। तो पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। जब खुदाई होती है तो खुदाई में मोस्टली क्या मिलेगा, औजार, बर्तन, इमारत मिलती हैं, ईंटें मिलती हैं, ओके। एंड जो है भोजन है, जैसे गेहूँ मिल गया, चावल मिल गया, इस तरह की चीज़ें हैं, शव मिलते हैं, ओके। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ऐसा नहीं कि अपने साथ साथ वो जो वस्तुएं हैं उनको भी लेकर जाने लगे। वे ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। अभी आपने इतना समझ लिया कि पुरास्थल किसको कहते हैं, तो जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसको पुरास्थल कहते हैं। तो ये मेन पॉइंट देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, आग की खोज, कुरनूल गुफा जहाँ राख के अवशेष मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि जो कुरनूल गुफा है उसमें राख के अवशेष मिले। राख के अवशेष कहाँ मिले, कुरनूल गुफा में। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, ओके। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो आग होती है उससे जानवर डरते हैं, ओके। तो अब देखते हैं नाम और तिथियां। तो हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को भी पुरापाषाण काल कहते हैं, ठीक है। जो मानव का आरंभ हुआ था उसको कौन सा काल कहते हैं, पुरापाषाण काल। ये दो शब्दों द्वारा, यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। तो पाषाण का अर्थ क्या हो गया, पत्थर हो गया। याद रखिएगा, पाषाण का अर्थ क्या है, पत्थर है। ये नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये याद रखिएगा कि पुरापाषाण काल का जो समय है वो क्या है, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान। और इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है, ओके। कौन कौन से हैं, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई हैं। तो इतना आप समझ गए। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उस समय जो मानव था वो किस तरह का था, बाद में किस तरह हो गया। तो जो पर्यावरणीय बदलाव हुए हैं उसी कारण ऐसा हुआ है, तो उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल युग कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पर्यावरणीय बदलाव कौन से युग में हुए हैं, तो मध्य पाषाण काल युग, और इसको और क्या कहा जाता था, मेसोलिथ, ठीक है। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना जाता है। देखिए, पुरापाषाण काल का क्या था, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल, और जब मध्य पाषाण आया तो 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक इसका समय माना जाता है। ये समय याद रखना बहुत ज़रूरी है, ओके। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल, मध्य के बाद क्या आ गया, लघु आया है, तो इसको हम माइक्रोलिथ भी बोला जाता था। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं, ठीक है। तो आपने 3 काल यहाँ पर अच्छे से समझ ली, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और लघु पाषाण काल। इनका समय याद रखिएगा। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है, जिसे नवपाषाण युग कहा जाता है, ठीक है। चौथा ये आया है, नवपाषाण काल का क्या मतलब होता है। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्यायों में इसके बारे में पता किया जाएगा। तो इतना आप समझ गए, इनके साल याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बदलती जलवायु। तो अभी हमने बात की थी पर्यावरणीय बदलाव की, ठीक है, कि पर्यावरणीय बदलाव जैसे जैसे होता गया वैसे वैसे मानव में चेंजेस आते गए, लोगों में चेंजेस आते गए, ठीक है। उनके कार्य करने की जो श्रेणी थी उसमें भी बदलाव आते गए। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। अभी भी देखते हैं आप कि सर्दियों के मौसम में भी गर्मी होती है, बहुत ही कम अब सर्दियाँ और बारिश होती है, मोस्टली आपको गर्मी ही देखने को मिलती है, ठीक है। ये क्यों हो रही है, क्योंकि मौसम में बदलाव हो रहा है, जलवायु बदल रही है। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इसमें हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। ये कब हुआ, 12,000 साल पहले। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों, ओके। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। पहले ये लोग क्या था, मछली का जो शिकार है भोजन के रूप में उसको नहीं खाते थे, लेकिन उनको बाद में इन्होंने मछली को भी भोजन के रूप में खाना शुरू किया, ओके। नेक्स्ट है खेती और पशुपालन की शुरुआत।
इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। कौन से? गेहूं, जौ और धान। सबसे पहले यही तीनों उगाए गए हैं। कल ही हमने बताया था आपको गेहूं और जौ कहाँ पाए गए हैं, और जो चावल है वो कहाँ पाया गया था? विंध्य के उत्तर में। ओके, शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे ये सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे। फिर जहाँ पर वो अनाज उगते थे वहीं उन्होंने अपना स्थायी निवास बनाया। ठीक है, और कब पककर तैयार होते हैं? अब आप किसी चीज़ को खाएंगे तो आपको भी ये अंदाज़ा लगता है ना कि कब कच्चा है, ये अब पक गया है। तो इस तरह उन्होंने भी ये अंदाज लगाना ये सीखा। ठीक है, ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। धीरे धीरे ये कृषक बन गए होंगे। देखिए, सभी में होंगे मतलब कोई स्थायी चीज़ नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो आरंभिक काल की जानकारी है वो उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। ठीक है, पुरातत्वविद को चीज़ें मिलती हैं, उनके आधार पर ये कयास लगाते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। ओके, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो ये मेन लाइन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले किसे जंगली जानवर बनाया गया? तो वो कुत्ते का जंगली पूर्वज। ओके, धीरे धीरे लोग कुत्ते के बाद में भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर क्या खाते थे? घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे, और इस तरह धीरे धीरे वे कृषक से क्या बन गए? पशुपालक। सबसे पहले तो वो शिकारी थे, शिकारी के बाद वो कृषक बने, और कृषक के बाद वो क्या बन गए? पशुपालक बन गए। ओके, अब देखिए घरेलूकरण की प्रक्रिया। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। ठीक है, अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसी वजह से ये प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों और जानवरों को का जो लोग हैं वो चयन करते थे कि कौन से जानवर हैं जिनका हम पालन कर सकते हैं, जिनको हम अपने घर में रख सकते हैं, और कौन से जंगली जानवर हैं जिनको हम घर में नहीं रख सकते। वो इसमें भी तुलना करने लगे। ओके, उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। ठीक है, यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ठीक है, ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए गुण सुरक्षित रह सकें। तो उनको ये अंदाज़ा हो गया था कि किस तरह की चीज़ें वो अपने लिए, अपने भविष्य के लिए रख सकते हैं, और उनका दोबारा उत्पादन भी उनके बीजों से कर सकते हैं। ठीक है, उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। ठीक है, अहिंसक होने से तात्पर्य ये है कि वो उनको ना नुकसान पहुंचा पाएँ और वो उनका पशुपालन अच्छे से कर पाएँ। ओके, इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जो जानवर हैं वो कृषि के लिए अपनाए गए पौधे, जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। जैसे गाय पालने लगे, कुत्ते बिल्ली पालने लगे। ओके, मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू और जानवरों के दांत और सींग छोटे होते गए। ठीक है, इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है, तो ये आप यहाँ पर आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इन दांतों को देखो, ये आपने देख लिया। ये प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वे इसी प्रक्रिया की वजह से हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं, और उसके बाद चावल आए हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आए। ठीक है, सबसे पहले कौन आया? कुत्ता, उसके बाद भेड़ और बकरी। एक नवीन जीवन शैली। अब देखिए, पहले वो शिकारी थे, फिर वो कृषक हुए, फिर पशुपालक हुए। अब धीरे धीरे उनकी जो जीवन शैली है वो परिवर्तित होती रही है। ठीक है, तो एक नवीन जीवन शैली के बारे में देखते हैं कि पौधे के बीज को बोकर देखो, तो आप सभी जानते हैं कि धीरे धीरे विकसित होने लगा है। इनमें कुछ दिन में, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कुछ दिनों में आ जाते हैं, कुछ महीनों में आ जाते हैं, फिर साल तक लग सकता है। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। इसी तरह धीरे धीरे गाँव का विकास हुआ। ठीक है, बीज बोने से लेकर फसलों पकने तक पौधे की सिंचाई करने लगे। खरपतवार, आपने पहले हमने बताया था ना कि नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी के आसपास ही लोगों को पाया गया था, तो वो ऐसी जगह रहते थे जहाँ पर वो आसानी से फसल उगा सकें, उन्हें पानी की उपलब्धता बनी रहे। ठीक है, उसकी कमी ना हो। जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने हेतु बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचाकर रखना आवश्यक था। इसीलिए लोगों ने इसके भंडारण के बारे में जो बात है वो सोचने लगे।
अब भंडारण कैसे करेंगे? लोग मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाने लगे, टोकरियाँ बुनने लगे, फिर ज़मीन में गड्ढा खोद कर उसमें उनको रखकर सेफ करते थे। ठीक है, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, जानवर बच्चे देते थे जिनसे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है, भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक अनोखा तरीका था। ओके, अब हम यहाँ पर बात करते हैं आरंभिक कृषक और पशुपालकों के बारे में। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 12 अभी जब दिखाएंगे तो इसमें नीले वर्ग दिख रहे हैं, देख लेते हैं एक बार। ये कुछ तिथियां हैं, ये भी बाद में देख लीजिएगा आप। जो स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि मध्यपाषाण युग कौन से समय है, बसने की प्रक्रिया कब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इनको ज़रूर देख लीजिएगा और ये जो एक्सरसाइजेज हैं इनको भी कर लीजिएगा आप सभी। ठीक है, PDF आपको दे दी जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, आधुनिक कश्मीर में, और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए। ठीक है, कहाँ पाए गए हैं? पूर्वी, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी और दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इन्हें जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। मेन यही होता है, पौधे, पशु, हड्डियाँ, वहाँ के बनाए हुए बर्तन। ठीक है, इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दोनों के दानों के अवशेष हैं। जैसे गेहूँ और जौ हैं तो उनके भी दाने ही तो मिले हैं, तभी तो पता चला कि भाई यहाँ पर सबसे पहले कौन सा अनाज बना, गेहूँ, फिर उसके बाद जौ। ठीक है, बाद में आया चावल। तो ये खुदाई में प्राप्त होते हैं तभी हमें पता चलता है। ओके, ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। ओके, वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो वैज्ञानिक ही हैं। इसलिए स्थायी जीवन की ओर, पहले तो उनका जो जीवन था वो चलायमान था। ठीक है, जहाँ पर पानी हुआ वहाँ पर वो रहने लगे, जहाँ पर फसलें खत्म हो गई वहाँ से उन्होंने पलायन कर दिया। ठीक है, जहाँ पर जानवर खत्म हो गए उन्होंने खा लिए, वहाँ से दूसरी जगह पलायन कर लिया। फिर उन्होंने स्थायी जीवन की ओर अग्रसर हुए जब उन्होंने कृषि करना आरंभ किया। ठीक है, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर, जिन्हें गर्त आवास कहा जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार बना है कि बुर्ज होम जो अब वर्तमान में कश्मीर है, वहाँ पर लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, गर्त आवास कहा जाता था। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि गर्त आवास किसको कहा जाता है, तो गड्ढे के नीचे जो घर बने होते थे उनको गर्त आवास कहा जाता है। और ये कहाँ पाए गए? बुर्ज होम में, जो कि वर्तमान कश्मीर में है। ओके, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर खाना पकाते होंगे। ओके, ये वाली जो 3 लाइन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत सारी जगहों में पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाणकालीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए एक पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज या वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। ठीक है, आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। ओके, उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। हड्डियों से भी बनाए जाते थे कुछ औजार। तो ये वाले देखिए, ये औजार ही हैं, आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल नुकीला सा बना हुआ है। तो ये क्या है? औजार हैं। नवपाषाण काल युग के पुरास्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया गया। अलंकरण का मतलब डिज़ाइन बनाई गई हो। आप ये देख सकते हैं, टेराकोटा की मिट्टी होती थी। ठीक है, बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। जैसे जैसे मानव की सोच बढ़ती है वैसे वैसे वो चीज़ों को पहचानना सीख जाता है। ठीक है, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोग भी हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था।
बहुत सारे लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। ठीक है, आपने देखा होगा कि वहीं कुछ लोग सर्दियों में आइसक्रीम बेचते हैं, तो अभी भी कुछ लोग आइसक्रीम के बदले जब सर्दियाँ आती हैं तो वो चाय या कॉफ़ी बेचने लगते हैं। ठीक है, तो मौसम के अनुसार ही अपनी जीविका को बदल लेते थे। सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अब यहाँ पर देखिए, मेहरगढ़ यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए कि मेहरगढ़ कहाँ है। मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते में बोलन दर्रा, ठीक है, कौन सा दर्रा, बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालन सीखा। जैसे अभी बुरझुम वाला पैरा बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी तरह ये मेहरगढ़ वाला जो पैराग्राफ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेहरगढ़ में जो घर हैं वो देखिए किस तरह से होते थे, 4 खानों में विभाजित। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली, इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी शामिल हैं। ओके, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। ठीक है, किसी में रहते थे और किसी में वो अपने भोजन का भंडारण करते थे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। आपने देखा है ना कि जो मम्मी वगैरह होते हैं इजिप्ट में, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कब्र होती है उसमें साथ में रख देते थे कि मरने के बाद भी लोगों का जीवन होता है, तो वो मरने के बाद भी उसको खा पाएँ, उन चीज़ों का उपभोग कर पाएँ। ओके, खासकर वही चीज़ें रखी जाती थी जो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। ठीक है, ऐसी कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था, संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो आप समझ सकते हैं कहाँ तक लोगों की सोच थी उस समय। ठीक है, तो ये मेहरगढ़ में है, ऐसी कब्रें मिली हैं जहाँ मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मृतक के साथ बकरी को कहाँ दफनाया गया, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सी जगह है, मेहरगढ़ है। ओके, तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चंस ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं। ओके, ये तिथियाँ याद रखिएगा, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन सी जो युग है वो कौन से समय में हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आगे भी आपकी इस तरह की सीरीज़ स्टार्ट रहेगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड आपका जो भी फीडबैक है, जो भी आप नया चाहते हैं, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, वो पूरा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।